हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है देख रहे थे। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में मैं आप लोगों को जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पढ़ा चुकी थी। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। एडीएचडी क्या होता है ये भी हमने समझा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा चुकी थी। ऑटिज्म क्या चीज़ होती है, देखिए इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये इनमें से 100% एक क्वेश्चन आता है, किसी भी चीज़ से उठा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को 13 to 14 जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स करवा दिए हैं। आप लोग एक बार जाकर के, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर के देखें, बहुत ही काम का वीडियो है। और अगर नए जुड़े हैं दोस्तों चैनल के साथ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखिए, पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और इसके बाद जो है हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। केवल आपको इंग्लिश में ही इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा इन दोनों का, बल्कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो देखिए, जो आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज ली होगी, हिंदी ली है या किसी ने कुछ भी लिया है, संस्कृत ली है, तो देखिए उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि मतलब किस में क्या चीज़ देखी जाती है, इस चीज़ का डिस्कशन वहाँ पर रहेगा। आप लोग ज़रूर उन वीडियोज़ को अटेंड करें फ्रेंड्स, लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही उम्दा तरीके से जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि जो टीचिंग इंग्लिश जो है बेसिकली टीचिंग इंग्लिश आखिर मतलब क्या प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर इंडिया में फेस की जाती हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि हम जो टीचिंग इंग्लिश के एम्स हैं, एम्स क्या हैं दोस्तों, जैसे लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन सभी को जो है इंडिया में इतना वेटेज नहीं दिया जाता। बच्चों को केवल रीडिंग और राइटिंग तक ही सीमित कर दिया जाता है, स्पोकन पर इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता। तो इंग्लिश को जो है पूरी तरीके से इंग्लिश अपने ब्लूम पर यहाँ पर नहीं आ पाती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल करिकुलम। देखिए, स्कूल करिकुलम में जो है इंग्लिश का प्लेस इस तरीके से बना दिया गया है कि उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, तो वो अपना पूरा तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, लैंग्वेज एक इंग्लिश है, कोई लैंग्वेज एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और लैंग्वेज जो होती है कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। तो बच्चा जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ करके इसमें जो है पूरी तरीके से पारंगत नहीं हो पाता है। देखिए, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, कंडीशंस ऑफ क्लास। क्लास की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। अभी भी जो है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स वे में बच्चों को टीचिंग की जाती है, ट्रेडिशनल मेथड्स को बच्चों को लिया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसा जो है यहाँ पर क्लासरूम में उनको एटमोसफियर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो देखिए, कंडीशन जो होती है क्लास की, वो बच्चे को इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ाने की जैसी होती है, ना कि एक लैंग्वेज की तरीके से डेवलप करने की। तो देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको इफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है बच्चे को डायरेक्टली हम लोग इंग्लिश में डील करें। तो बच्चे में जो है नेचुरल वे में इंग्लिश अडॉप्ट बच्चा करेगा, नेचुरल वे में एक्वायर करेगा लैंग्वेज को। लेकिन देखिए, हम इस तरीके का काम ना करके बच्चों को जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते हैं। पहले उनको हिंदी बताते हैं, उसके बाद जो है इंग्लिश तक बच्चे को लेकर के जाते हैं। इस तरीके से अगर हम बच्चे को टीच करते हैं तो देखिए बच्चा जो है स्पोकन में अपनी कमांड नहीं कर पाता है। देखिए, 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है उनमें इतने अच्छे तरीके का जो है वोकेबलरी बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। टेक्स्ट बुक इस तरह से बनाई जाती है कि बच्चा जो है इंटरेस्ट लेने की जो जगह इंग्लिश से फेडअप होना शुरू हो जाता है। इंडिया में तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स कि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश से डरने लग जाते हैं, उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की बुक्स जो हैं बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का तकरीबन नगण्य यूज़ है दोस्तों, तकरीबन नहीं लिए जाते हैं, पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। टीचर अपनी फैसिलिटी के लिए जो है बच्चों को बच्चों को देखिए, टीचर जो है अपनी फैसिलिटी के लिए ही केवल क्या हो गया ये,
हाँ, देखिए इंग्लिश जो है फैसिलिटी के लिए ही मतलब अपनी बच्चों को केवल उसमें समझाना ही शुरू कर देता है। हालाँकि सपोर्ट लेकर के बच्चों को ऑब्जेक्ट बताए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसको जो है टीचिंग एड लेकर के आने पड़ते हैं, लाने और ले जाने पड़ते हैं। इस असुविधा के कारण या फिर खुद बनाने पड़ते हैं, तो इस असुविधा के कारण जो है केवल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बच्चों को हर चीज़ समझाई जाती है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, लेक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग की बहुत ही जो है कमी है यहाँ पर। इफेक्टिव टीचर्स नहीं पाए जाते हैं इंग्लिश को टीच करने के लिए। जैसे टीचर चाहिए वो भी जो है इंडिया में उनकी भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। देखिए 9th नंबर का हम लोग देखते हैं, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है अभी भी देखिए अब जाकर के CCE पैटर्न यहाँ पर लागू हुआ है, वरना पहले इस तरीके से होता था कि बच्चा जो है क्या सीख रहा है उसका लास्ट में जो है टीचर को जाकर के पता चलता था, और लास्ट में जब उसको पता चलता था कि बच्चे में ये कमी है तो टीचर के पास सुधार का कोई मौका ही नहीं रहता था। लेकिन अब जो है CCE पैटर्न लागू हो गया है, यानी कि हाथों हाथ हम बच्चे का जो है इवैल्यूएशन करते जाते हैं और बच्चे में क्या कमी है उसको हाथों हाथ सुधार सकते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड भी जो है इसको डेवलप करने में इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा उसने हर्डल का एक काम किया है। देखिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, हम लोग देखें तो लेक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। देखिए टीचर्स में भी जो है काफ़ी कमियां पाई जाती हैं। टीचर खुद ही उनको नहीं जानते हैं, प्रोनंसिएशन उनके बिल्कुल बेकार होते हैं। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को इस तरीके से प्रोनंस करते हैं, श को स बोलते हैं, तो बच्चा जो है उसी तरीके से ग्रास्प करता है, क्योंकि बच्चा एक कोरिस्लेट होता है दोस्तों। उसके ऊपर आप जो लिख देंगे, जिस तरीके की डेफिनेशन लिख देंगे, बच्चा उसी तरीके को जो है अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चा अपने टीचर को जो है आइडल मानता है, टीचर की कॉपी करता है, टीचर से सीखने की कोशिश करता है। तो अगर टीचर को ही कुछ नहीं आता है, टीचर ही अगर गलत तरीके से पढ़ा रहा है, तो देखिए बच्चे का जो है पूरा तरीके से डेवलपमेंट सही रूप से नहीं हो पाता है। देखिए पॉइंट नंबर 11 अगर हम देखते हैं, लेक ऑफ सजेशन करेक्शन। देखिए करेक्शन के सजेशन जो हैं वो भी कम दिए जाते हैं। जिस तरीके से जिस ढर्रे पे गाड़ी चल रही है उसी ढर्रे पर गाड़ी चलती रहेगी, इस तरीके की जो है मेथड्स काम में लिए जाते हैं, और करेक्शन का जो है कोई मौका नहीं दिया जाता है, या करेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती है। तो देखिए इसके डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। अब देखिए देखते हैं कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस इन लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश में बैकवर्डनेस आखिर क्यों है? तो देखिए फीबल माइंडेडनेस। देखिए बच्चा जो होता है नैरो मेंटलिटी लेता है, वो सिर्फ अपना जो है एग्जामिनेशन से थ्रू हमको केवल प्रिपरेशन करनी है, वो एक ब्रॉड माइंडेड चीज़ को लेकर के नहीं सोचता। बच्चा ये सोचता है कि लैंग्वेज जो है मुझे कम्युनिकेशन के लिए डेवलप थोड़ी ना करनी है, मुझे तो केवल एक एग्ज़ाम पास करना है। इस तरीके की मेंटलिटी लेकर के बच्चा चलता है और पूरी तरीके से इसको जो है अडॉप्ट नहीं कर पाता है। देखिए सेकंड देखते हैं, इनफेरियरिटी इन कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चा जो है खुद को बहुत कमज़ोर समझता है। बच्चा सोचता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये तो फॉरेनर्स की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज नहीं है। इस तरीके की इनफीरियरिटी फैक्टर जो है बच्चे के अंदर रहता है, अपने आप को बहुत ही कम आंकता है बच्चा, और ये एक बहुत बड़ा बेसिक कारण है। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनका जो स्पीच है इतना क्लियर नहीं हो पाता, तो वो इंग्लिश को पूरी तरीके से बोल ही नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। जो है एक अदर लैंग्वेज जो है उसको नेचुरल वे में किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, इस चीज़ को बच्चा समझ नहीं पाता है, और अगर समझ भी जाता है तो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मेल एडजस्टमेंट। बच्चा जो होता है ऐसा माहौल, जैसे अगर हम बच्चे को जो है डायरेक्ट मेथड से टीच करना शुरू कर दें, उसको स्कूल में जो है बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने के लिए सारी चीज़ें अगर इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दें, तो देखिए बच्चा जो है अपनी मदर टंग और इंग्लिश के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। जनरली जो है उसका कंफ्यूजन बना रहता है और उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। देखिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, लेक ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। जो बच्चा होता है उसका जो है बहुत ही कमी रहती है, मतलब उसका जो खुद का इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम रहता है। जो लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेशन के रूप में ना देख करके बच्चा जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम पास कराने के सब्जेक्ट के रूप में देखता है। तो देखिए ये जो चीज़ होती है, ये उसका जो एटीट्यूड होता है लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए होता है, और इस वजह से ही वो पूरे तरीके से इस पर मास्टरी नहीं कर पाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक ऑफ गाइडेंस। देखिए सही प्रॉपर गाइडेंस भी बच्चे को नहीं मिल पाती है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे मेंटोर्स नहीं है बच्चे को जो गाइडेंस है उसे प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है यहाँ पर देखी जाती हैं।
देखिए पॉइंट नंबर 10 अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यूजलेसनेस करिकुलम एंड सिलेबस। जो सिलेबस है और जो करिकुलम है वो इस तरीके का बनाया गया है कि केवल बच्चे को जो है खाना पूर्ति करवा दी जाती है, बच्चे को क्लास टू क्लास किस तरीके से आगे अप्रोच करना है बच्चे को, बस इस पर फोकस किया जाता है, ना कि बच्चे की नॉलेज बढ़े, ना कि बच्चा जो है नेचुरल वे में अपनी जो लैंग्वेज उसको सिखाई जा रही है, जो सेकंड लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उसको एक्वायर कर सके, इस तरीके का एटमॉस्फेयर उसको प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 पर, डिफेक्टिव बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स। देखिए इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि बुक्स ही इस तरीके की हैं कि बच्चा उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, अनइंटरेस्टेड बुक्स हैं, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। देखिए पॉइंट नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं, लेक ऑफ प्रैक्टिस फॉर द ओरल आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिए जो ओरल आस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का, उसको जो है बहुत ही कम वेटेज दिया जाता है। इंडिया में जो है रिटन इंग्लिश और राइटिंग मतलब रीडिंग और राइटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इन कंपैरिजन टू आपका जो ओरल एस्पेक्ट होता है उसके। तो ओरल एस्पेक्ट को जनरली जो है इग्नोर कर दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पॉइंट नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉट रिलेटेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए बच्चे को हम इस तरह से टीच करवाते हैं कि उसका क्लासरूम एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, और जब वो अपनी रियल लाइफ में एंटर करता है तो वो चीज़ें उसको रिलेट करती हुई नज़र नहीं आती हैं। जिस तरीके से वो अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है, मदर टंग में जिस भी चीज़ को वो सीखता है तो वो अपनी रियल लाइफ से उसको रिलेट करके सीखता है, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर जो है बच्चे को इंग्लिश टीचिंग के वक्त नहीं दिखता, तो वो उस चीज़ को अपनी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है, और ये जो है उसके डेवलपमेंट में, यानी कि इंग्लिश को पूरी तरीके से डेवलप करने में, पूरी तरीके से इंग्लिश पर मास्टरी करने में उसको जो है एक बहुत बड़ा इसमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कंटिन्यूस जो है अवेयरनेस ज़रूरी है, उनके एकेडमिक प्रोग्रेस क्या चल रही है इस तरीके की अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए ओल्ड मेथड्स जो होते थे इवैल्यूएशन के, उसमें जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता था, जो ईयर में 2 बार या फिर ईयर के लास्ट में जो है एक समेटिव असेसमेंट यानी कि पूरी तरीके से एक मूल्यांकन कर लिया जाता था बच्चों का, और उसके दौरान अगर कमी पता चलती थी बच्चे की तो उसको जो है ओवरकम नहीं किया जा सकता था। तो देखिए इस तरीके की चीज़ों ने भी इंग्लिश को डेवलप होने में बहुत ही बड़ी जो है बाधा पहुंचाई है। देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो है लेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। देखिए लेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, बच्चा जो है केवल रटंत विद्या सोचता है, क्रैम अप कर लेता है, चीज़ों को रट लेता है, रोट एजुकेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। बच्चे को जो है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बच्चे को मीनिंगफुल चीज़ें जो हों, मीनिंग उसका क्या निकल रहा है, बच्चा उसको पूरी तरीके से ग्रास्प कर सके, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर सके, इस पर जो है फोकस ना करके बल्कि जो है इस पर फोकस किया जाता है कि बच्चा जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है मतलब बच्चा जो है कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट से दूर हो जाता है और केवल रोट एजुकेशन पर ही चला जाता है। तो देखिए ये कुछ कमियां जो थी, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचिंग इंग्लिश में, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक दोस्तों देखेंगे वो डायग्नोस्टिक टीचिंग का देखेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर जो है आपको स्टडी करवाई जा रही है, लगातार जो है रीड की प्रिपरेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही उम्दा किस्म की प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पर करवाई जा रही है। ट्रस्टवर्दी चैनल है फ्रेंड्स, तो इसे सपोर्ट करें, और अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।